हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना, क्योंकि कल है संडे और हर संडे इस चैनल के ऊपर भी लेक्चर अपलोड हो जाता है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक टॉपिक को, मतलब डिटेल में कवर करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, और देखा गया तो इस चीज़ को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टफोलियो की अगर बात कर ले, ये जो शेयर्स है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स से जुड़े हुए, वो हर किसी के पोर्टफोलियो में आइदर एक शेयर तो होता ही होता है। मतलब देखिए, शेयर बाजार में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपोज्ड होने वाला है। एक्सपोज होगा मतलब क्या? तो जैसे कि अगर मैं देखा गया दोस्तों, तो पहले जो एक कंपनी के बिजनेसेस यहाँ पे चलते थे एंड इससे रिलेटेड जो हम लोग को नियम कानून कायदे देखने को मिलते थे, उसमें अब बहुत बड़ा हम लोगों को एक बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे ये बदलाव अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तो इन कंपनीज के, मतलब लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हो, रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल पूरी तरीके से एक्सपोज्ड होंगे। मतलब जो छुपी छुपी जो चीज़ें थी ना, वो सब कुछ यहाँ पे सामने आने वाली है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की चीज़ें यहाँ पे, मतलब हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को मिलेगी। तो कौन से सेक्टर की हम यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के बारे में। यस, बैंक्स की अगर बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता ही है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर हेड कौन रहता है? आरबीआई। एंड आरबीआई ने, आपको पता है दोस्तों, नए नियम कानून कायदे यहाँ पे उसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। एंड इस चीज़ के चलते, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बैंक के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखने का विचार कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर ये चीज़ें अगर आपको डिटेल में पता नहीं है, एंड अगर आप बैंकिंग शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो, सॉरी टू से, बट आप लिटरली अगेन शेयर मार्केट में तो हो, बट आप तुक्का ही लगा रहे हो। सो इस वीडियो में हम वही चीज़ एकदम आसान भाषा में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी जो आप बैंक्स की बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, पीएनएल देख रहे हो, उसमें भयंकर लेवल का चेंज होने वाला है दोस्तों, भयंकर लेवल पे। एंड इनफैक्ट जो चेंज होगा ना, वो भी डाउन साइड पे चेंज होने वाला है। मतलब जो अभी आप बैंक के जो बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट जो आप देख रहे हो ना, वो ओरिजिनल प्रॉफिट है ही नहीं। उसमें काफ़ी अलग लेवल का चेंज, मतलब क्या, वो प्रॉफिट अब आपको गिरते हुए देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया है, नए नियम कानून कायदों का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया। अब उस हिसाब से अब बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल को मेंटेन करना पड़ेगा। और उस हिसाब से इनके प्रॉफिट ज़बरदस्त यहाँ पे गिरने वाले हैं। सो किसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई के नए ईसीएल फ्रेमवर्क के बारे में। यस, ईसीएल फ्रेमवर्क मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यस दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे भी मैंने चीज़ों को कवर किया था। बट इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ये एक वीडियो काफ़ी आपको समझने के लिए। सो ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है दोस्तों, इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहला ओल्ड मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो ओल्ड मेथड क्या था पता है? इनकर्ड लॉस मॉडल था। बट अब आरबीआई ने यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने बोलिया नहीं भाई, अब आपको ईसीएल फ्रेमवर्क को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ईसीएल फ्रेमवर्क होता क्या है? ठीक है, उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कौन से सेक्टर के ऊपर इसका पॉजिटिव, कौन से सेक्टर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, वही चीज़ें अब हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। सो एकदम एक बिग एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा, एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा। वो अगर आपको समझ में आई तो आपको ये ईसीएल फ्रेमवर्क काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। एंड ये भी समझ में आएगा कि जब ये आरबीआई ने अनाउंस किया कि आपको अब यहाँ पे पुराना मॉडल नहीं, ईसीएल मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बैंक के शेयर्स भी क्यों दनादन टूटे, बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त गिरते हुए हमें देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी एग्जांपल में क्या कर लेते हैं, मान लो कि हमारा ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी किसी के भी बहुत सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है मिस्टर श्याम। ठीक है, क्या नाम है? मिस्टर श्याम, एक दोस्त है मेरा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो हमसे पैसे मांग रहा है। पैसे मांग रहा है मतलब इसको, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? लोन ही तो हो गया, पैसे मांगना मतलब। तो उन्होंने कहा, मिस्टर श्याम ने बोल दिया, अपना दोस्त है भाई, 10 लाख चाहिए मुझे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल का एक बिजनेस ओपन यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, लौटा दूंगा, ठीक है, बैच समय लौटा दूंगा। तो बोला चलो ठीक है भाई, ये 10 लाख हम क्या कर देंगे, हमारा जो दोस्त है मिस्टर श्याम उसको दे देंगे। बट हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम किसके पास जाते हैं फिर? ऑब्वियसली
पापा के पास जाते हैं कि पापा जी आप ही के पास पैसे हैं, हमारा दोस्त है श्याम, उसको 10 लाख चाहिए, आप दे दो, वो ब्याज दे देगा, ठीक है, 10-15% का ब्याज यहाँ पे दे देगा, ठीक है, अच्छा दोस्त है, पहचान वाला है, बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है नॉर्मल, ठीक है। तो चलिए भाई, पापा भी राजी हो गए और उससे क्या हो गया, 10 लाख हमने हमारे दोस्त श्याम को यहाँ पे दे दिया। अब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली श्याम अपना बिजनेस करेगा और मान लो 10,000 रुपया की किस्त होती है, एग्जाम्पल के लिए, वो हमें यहाँ पे लगातार दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। सो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि जो श्याम था, उसका जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस था, उसको लग गई आग, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस नहीं निकाला था, समझ लो। मतलब क्या हो गया, पूरा जो उसने वही तो लिया था हमसे, जो 10 लाख लिया था उसी से तो वो बिजनेस कर रहा था और उसी से पैसे लौटा रहा था भाई, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब ये डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो पैसे वापस कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो यही हुआ, हमेशा शाम यहाँ पे 10,000 रुपये की ईएमआई हमें देता था, पैसे वापस आते थे, वो पैसे आए नहीं तो पूछ लिया भाई शाम को कि भाई पैसे तो नहीं आए, क्यों, तो उसने बता दिया कि ये पूरा स्टोरी कि आग लग गई है करके। मतलब क्या है दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जिस चीज़ के चलते हमें जो पैसे यहाँ पे मिल रहे थे, ईएमआई मिल रहा था शाम की ओर से, हमें हमारा पैसा मिल रहा था अलॉन्ग विद द ब्याज, भाई वो तो फंस गया ना अभी, क्योंकि बिजनेस ही हो गया उसका। तो अब किस चीज़ का डर है, यस अब डर है हमें कि भाई हम पापा को कैसे बताएंगे, क्योंकि पैसा तो पापा का था, ठीक है। फिर भी क्या चल रहा था भाई, चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, लंबी चल रही थी, वो दे नहीं रहा था, और आखिर में जाके मतलब शाम कह रहा था कि भाई मैं कुछ तो जुगाड़ करके पैसा दे देता हूँ। पहले तो उसने फिर भी 10,000 रुपये कंटिन्यू ही रखा, ठीक है, लगातार दे ही रहा था, इवन तो उसका बिजनेस जल चुका था, मैनेज कर रहा होगा, इधर उधर से लोन ले रहा होगा, किसी से कुछ गहने बेच रहा होगा, कुछ भी अपने एसेट्स बेच रहा होगा, बट दे रहा था पैसे। फिर बाद में वो पैसे आना भी बंद हो गए, ठीक है, एक लिमिट तक ही दे सकते हैं ना। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे चल रही थी। और मैंने जब शाम को पूछा भाई पैसे ही नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो शाम ने फिर बाद में लिटरली 2-3 साल के बाद बोल दिया कि भाई जितना हो सकता था मैंने दे दिया, अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हाथ उसने खड़े कर लिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यस अब सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि भाई ये स्टोरी अब पापा को बतानी है कि शाम का बिजनेस यहाँ पे चल गया और वो जो 10 लाख रुपए दिए थे उसमें से कुछ इतने 1-2 लाख ही वापस यहाँ पे आए हैं, बाकी का तो भूल जाना पड़ेगा। सो हम गए और पापा को ये पूरी स्टोरी बताई, ठीक है। सो दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। तो यही चीज़ें बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पे चलती थी पूरा। अब ये जो पापा है ना, ये पापा मतलब कौन, शेयर होल्डर, ठीक है, और हम जो थे ना, हम कौन थे, हम बैंक थे, और ये शाम था कौन था, लोन लेने वाला, ठीक है। तो ये स्टोरी अभी तक यहाँ पे चलती थी और इसमें क्या था दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल चलता था। अब इस ओल्ड मॉडल में क्या हुआ दोस्तों कि हमें पता चला, मतलब बैंक को पता चला कि भाई शाम का बिजनेस जल गया है, वो पैसे लौटा नहीं पा रहा है, बट फिर भी जो पापा मतलब कौन, शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। उनको कब पता चला, उनको पता चला जब एकदम ही शाम ने आखिर में बोल दिया भाई हमसे ना हो पाई, मैं तो जितना हो चुका था सब बेच चुका हूँ भाई, ले लो, यही जितना है उतना ही बन रहा है। तब जाके हमने शेयर होल्डर मतलब पापा को बताया कि भाई देख लो, ये शाम का केस जो था उसमें 2 लाख ही वापस आ गए, 8 लाख तो गए हमारे। तो ये ओल्ड मॉडल इस प्रकार से वर्क करता था दोस्तों। तो अब दोस्तों आरबीआई ने बोल दिया भाई कि अब ये मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसको क्या बोलते थे दोस्तों, इनकर्ड लॉस मॉडल। इनकर्ड लॉस मॉडल मतलब क्या, जब लॉस होगा तब बताएंगे पापा को, ठीक है। तो अब आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोल दिया, नहीं भाई अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इसको ईसीएल फ्रेमवर्क में ला रहे हैं। ईसीएल फ्रेमवर्क मतलब क्या, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे पहले से ही आपको पापा को बताना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई ये पार्टी है ना, शायद से पैसा नहीं चुका पाएगी, शायद से। मतलब हमारा ही केस ले लो, अभी जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था ना, वही एग्जाम्पल ले लो। कौन सा था, वही कि शाम आया हमारे पास, बोला कि भाई 10 लाख रुपए दे दे, टेक्सटाइल का बिजनेस करना है। हम किसके पास चले गए भाई, पापा को पूछा अप्रूवल कि भाई दे दे क्या, 10 लाख रुपए, ब्याज मिलेगा, सब कुछ, बिजनेस भी कर पाएगा। बोला चलो ठीक है भाई, पापा भी बोल दे ओके दे देना। अब जैसे कि हमेशा 10,000 रुपये यहाँ पे ईएमआई आती थी, फिर क्या हो गया, यस शाम के जो बिजनेस था उसको आग लग गई। अब आग लग गई तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो पैसे यहाँ पे आते थे, ठीक है। सो अब वो आएंगे कि नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि हमें पता चल गया ना, बैंक को पता चल गया कि भाई वो वही बिजनेस करके ही तो पैसे देता था। अब क्या करना पड़ेगा, अब तुरंत सबसे पहले जैसे यहाँ पे आग लग गई भाई शाम के बिजनेस को, सबसे पहले आपको जाना है और बताना है पापा को, मतलब शेयर होल्डर को, कि बॉस
हमने जिसको लोन दिया था, ठीक है, अब उसकी सिचुएशन ये हो गई है कि भाई उसके बिजनेस को आग लग गई है। मतलब क्या है, शायद से हमने जो दिया हुआ पैसा है वापस नहीं आएगा। शायद वर्ड इस्तेमाल किया है, गारंटी नहीं बोला है, शायद। सो मतलब क्या दोस्तों, यही है आरबीआई का नया नियम जो कहता है कि भाई आप शेयर होल्डर को अंधकार में मत रखो। आप शेयर होल्डर को देते हो डायरेक्टली हार्ट अटैक, बोल देते हो कि भाई पैसा नहीं है, अब जो पार्टी को दिया था ना भाई वो तो भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग गई? या फिर ये जो पार्टी है वो अब नहीं दे पाएगी। अरे नहीं दे पाएगी ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक झटके में नहीं दे पाएगी, पहले से कुछ तो हिंट आती है, समझ में आता है कि हाँ भाई इसका बिजनेस डूब गया है। अब पता चलता है कि भाई इसके बिजनेस को आग लगी है, ये शायद से एक दो बार ईएमआई दे देगा कुछ तो जुगाड़ करके, बाद में तो आने वाला है नहीं भाई। दे दिया अच्छी बात है भाई, मिठाई बांट लेंगे, बट सिचुएशन देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं दे पाएगा। सो मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये शेयर होल्डर को पहले ही बताना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको बैलेंस शीट, पीएनएल में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो ये नया आरबीआई का नियम यहाँ पे आ चुका है कि अब आप सब कुछ होने के बाद नहीं, पहले से ही अनुमान लगा के क्या कर दो, अपना जो प्रॉफिट है ना उसमें ये जो लॉस है ना उसको माइनस करके यहाँ पे दिखा दो। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोविजन कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस के टर्म में, कि प्रोविजन कर दो। मतलब प्रोविजन से क्या होता है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे गिर जाता है। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, क्या बताया, कि जो बैंकिंग सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, इसमें आरबीआई के इस नए नियम के चलते क्या होने वाला है, बैलेंस शीट और पीएनएल के ऊपर ज़बरदस्त दबाव आने वाला है। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, ये जो मैंने पहली स्टोरी जो आपको बताई थी, पहली वाली स्टोरी, हाँ, उस हिसाब से सारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे होता था। अब हमें पता नहीं है भाई कि इसमें कितने सारे इस प्रकार के शाम बैठे हुए हैं जो कि बाद में एकदम अचानक से बोल देंगे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, और शेयर होल्डर को हमें पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली कब ये होने वाला है। तो इसीलिए आरबीआई ने बताया कि भाई ये जो पुराना जो मॉडल था ना, इनकम लॉस मॉडल, एकदम आप सरप्राइज कर देते थे, लास्ट में जाके बताते थे, अब ये नहीं चलेगा, अब पहले से ही बता दो। अब पहले से ही बता देंगे तो पहले से ही बताने के चलते क्या होगा, एकदम प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, आप समझ रहे हो, जितने भी बैंक्स के आपको जो प्रॉफिट नजर आ रहे हैं ना, वो प्रॉफिट उतने है ही नहीं। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, यस, बहुत सारे उसमें ऐसे शाम है जिनका बिजनेस डूबा हुआ है, वो भाग चुके हैं, बट वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। वो एक टाइम के बाद, बहुत साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, तब वो पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे तो इनका पूरा पैसा डूब चुका है, एंड फिर वो बैलेंस शीट पीएनएल के ऊपर वो दबाव आ जाता है। सो ये नया नियम जो आरबीआई ने यहाँ पे जो सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ईसीएल फ्रेमवर्क, तो इस चीज़ के चलते अब ये बैंक के जो बैलेंस शीट पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट हमें बदलते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये चीज़ आपको ज़रूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो तो मैं क्लोज कर लेता हूँ, बट उसके पहले अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में पढ़ लेते हैं विद एग्जाम्पल, मतलब आपके डाउट भी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई। तो आप देख सकते हो नया आरबीआई का नियम किसको इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली बैंक को। कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते, लिखा हुआ है कि बैंक का प्रॉफिट में लुक लोअर बिकॉज ऑफ द हायर प्रोविजन, ठीक है, ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ के चलते क्या होगा, प्रॉफिट हमें अब लोअर जाते हुए देखने को मिल सकता है। हाँ, बट इससे बैंक की बैलेंस शीट क्या होगी, सेफ हो जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेफ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्यूचर शॉक्स इम्प्रूव्स। मतलब आप समझ रहे हो, एकदम से झटका आप जाके बोल दोगे पापा मतलब शेयर होल्डर को कि भाई जो हमने दिया था ना 9,000 करोड़, भाई वो तो भाग गया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो अचानक से भागेगा, हमें पहले से ही पता होना चाहिए था कि वो भाग, एटलीस्ट तो भाग सकता है, इसका भी हमें अंदाज़ा आ सकता था। कैसे, कि भाई उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। सो ये अंदाज़ा हमें पहले से आ जाता कि अगर ईसीएल फ्रेमवर्क होता, अब ये ईसीएल फ्रेमवर्क ही नहीं था, ये पुराना मॉडल चलता था, तो ये चीज़ें अब हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन आप देख सकते हैं, देखिए जो वीक बैंक है ना, उसको ज़बरदस्त प्रेशर अब झेलना पड़ने वाला है। मतलब ये देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बैंक ने किसी को 100 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड रूल क्या बोलता था कि अगर वो पैसा अगर नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ही 10 से 15 करोड़ का प्रोविज़न कर लो। बट नया रूल क्या बता रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो बता रहा है कि 20 से 25 करोड़ का प्रोविज़न कर लो। प्रोविज़न मतलब क्या, आपको प्रॉफिट से उतना पैसा माइनस करके बताना है। यस, सो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब मीनिंग क्या है कि बैंक को ज़्यादा पैसा एडवांस में ही साइड में करके रखना है बिकॉज ऑफ पॉसिबल लॉसेस। तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब इस चीज़ के चलते किसके ऊपर इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे पहले कमर्शियल रियल इस्टेट की ओर, ठीक है, क्योंकि इसमें ही तो सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। बैंक इनको पैसे देकर ही तो फंसता है, कमर्शियल रियल इस्टेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, या फिर
जो स्ट्रेस एमएसएमई जो लोन होते हैं यहीं पे तो सबसे ज़्यादा पैसा डूबता है। तो बैंक भी सोचेगा भाई इनको अगर ज़्यादा पैसा दिया एंड अगर इन्होंने शुरुआत में ही नहीं दिया तो डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पीएनएल में नज़र आ जाएगा अभी नए नियम के हिसाब से। तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप सोचोगे कि बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है 2015-18 में जो एनपीए क्राइसिस हुआ था ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम से अचानक से समझ में आ गया कि भाई इतने सारे लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए नया नियम लाया है। देन ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो भाई, क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई हिडन बैड लोन अर्ली पहले से ही पता चलेगा। अभी हमारा केस था ना शाम का, ओल्ड मॉडल क्या बताता है कि शाम पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, चल रहा है, एकदम लास्ट में जाके पता चलता था। बट अभी जो ईसीएल फ्रेमवर्क है नया मॉडल, वो क्या करेगा, अर्ली स्टेज में ही आपको बता देगा। और इनफैक्ट यहाँ पे क्या बताएगा, हिडन बैड लोन्स भी बताएगा। अब एक जैसे हमने बोला ना कि ये एक्सपोज होने वाले हैं, पता चलेगा भाई ऐसे शाम जैसे कितने लोग हैं जो पैसा दे ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी हमारे सामने धीमे धीमे करके आने वाले, और होगा क्या, बैंकिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो अब स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो मतलब सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, सिंपल मीनिंग ओल्ड मेथड हमें क्या बताता था कि लॉस हैपन देन प्रोविजन, सब कुछ हो जाए फिर कर लेना, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे मतलब क्या है, ये देखो कि आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि बैड हो जाए, एनपीए हो जाए, तब तक इंतज़ार करो। बट अब आरबीआई यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं, ईसीएल मेथड इस्तेमाल करो, पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस ऑल्सो कंसिडर, कि भविष्य में भी अगर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, इस पार्टी को मैंने लोन दिया है, लग रहा है भाई इसकी शक्ल देख के कि भाई ये ठीक नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेट करके आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे करनी है। मतलब क्या है, एक और एग्जांपल, ये आखिरी वाला, कि 100 करोड़ का लोन अगर देखे रखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा रहा हो, कि 100 करोड़ का आपने यहाँ पे लोन दिया है, मान लो शाम को ही, इवन इफ कंपनी इज स्टिल पेइंग ईएमआई, तो भी आपको यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर उसका बिजनेस वीक हुआ है, ठीक है, या फिर कैश फ्लो फॉल हुआ है, या फिर सेक्टर स्ट्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है, इवन दो वो ईएमआई दे रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फ्यूचर में उसको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है ना, प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। हमारे केस में क्या था, शाम का ही तो एग्जाम्पल लिया था हमने कि उसका टेक्सटाइल को बिजनेस को आग लग गई, ठीक है, वो जुगाड़ करके लाया रहा था पैसा, फिर भी अब नए मॉडल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भी शाम के केस में भी हमें ईएमआई मतलब प्रोविजन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है भाई कि उसके बिजनेस की हालत ख़राब हो चुकी है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में पे कर देगा, लॉन्ग टर्म में भाई दिक्कत देगा, ठीक है, कैश फ्लो की दिक्कत उसको यहाँ पे हो रही है। एंड इसीलिए फ्यूचर को देखकर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इसको बहुत बड़ा घाटा होगा, अभी से ही प्रोविजन कर दो और पैसे को यहाँ पे क्या कर दो, प्रॉफिट से यहाँ पे माइनस करना स्टार्ट करो। तो ये चीज़ें अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आसान भाषा में चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। अभी आने वाले 1-2 साल में ये सारे नियम हम लोगों को धीमे धीमे करके लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब बॉटम लाइन क्या है, अभी भी बॉटम लाइन क्या है, यस, कि अभी के जो भी आप बैंक्स के जो आप नंबर्स देख रहे हो, बैलेंस शीट, पीएनएल जो भी देख रहे हो, यस, वो अभी भी ओल्ड मॉडल के हिसाब से ही देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे वो न्यू मॉडल हमें देखने को मिलेगा, ईसीएल फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में बदले ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें धीमे धीमे करके हमें एक्सपोज होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर को स्टडी करते हो, बैंक के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, किसी भी साइज़ की बैंक क्यों ना हो, ये बातें आपको पता है यहाँ पे ज़रूर होनी यहाँ पे चाहिए थी। तो जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आपको ये विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें बता के रखी भी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।